गरीब का सोने चांदी का जादुई स्कूल। गौरी दीदी, आज खाने में क्या बनाया है? बड़े जोरों की भूख लग रही है। रोटी और टमाटर की चटनी। क्या तुम और कुछ क्यों नहीं बनाती हो? जब देखो सुबह शाम यही खाना पड़ता है। माँ से कुछ लाने को कहती हूँ तो वो कभी लाती ही नहीं है। रंगोली, तुम्हें तो घर के हालात तो पता ही है। बेचारी माँ हम दोनों के लिए दिन रात कितना मेहनत करती है, तब जाकर 2 वक्त की रोटी हमें खाने को मिलती है। अच्छा, अब जल्दी से खा ले, मैं तब तक घर के बाकी काम निपटा लेती हूँ। माँ आती ही होगी। थोड़ी देर बाद सावित्री थकी हारी घर लौटती है। माँ तुम आ गई, मैं पानी लेकर आती हूँ। रंगोली कहाँ है? माँ लगता है वो खाना खाकर सो गई होगी। लो अब जल्दी से पानी पी लो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ऐसी ही गरीबी में सावित्री अपनी दोनों बेटियों के साथ बड़ी ही मुश्किलों में अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन की बात है। गौरी बेटा, मैं मालकिन के घर जा रही हूँ और हाँ, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम अपना और रंगोली का ध्यान रखना। ठीक है माँ। माँ आज तो आते वक्त मेरे लिए जलेबी लेकर आओगी ना? कितने दिनों से कह रही हूँ, लेकिन आप होके लाती ही नहीं हो। अच्छा रंगोली बेटा, ठीक है, ले आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। आज मालकिन के घर मेहमान आने वाले हैं। अगर समय पर नहीं पहुँची तो मालकिन गुस्सा हो जाएगी। इतना कहकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गौरी घर के कामों में लग जाती है और वहीं रंगोली बाहर खेलने चली जाती है। अरे निशा और पायल, आज खेलोगी नहीं क्या तुम दोनों? नहीं रंगोली, अब से हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि अब से हम लोग स्कूल पढ़ने जाएंगे और स्कूल जाने वाले बच्चे तुम जैसे गरीब ना पढ़ने वाले बच्चों के साथ नहीं खेलते। हाँ रंगोली, इसलिए आज से तेरी हम लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं है। आज से तेरी और हमारी सबकी इकट्ठी। क्या स्कूल, वो क्या होता है? अरे पागल, स्कूल में हम जैसे अमीर लोग शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। वहाँ जाने से बड़े होने के बाद हम बड़े बड़े अफसर या डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर सब बन सकते हैं। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो अब से मैं भी तुम लोगों के साथ स्कूल जाऊंगी। रंगोली की बात सुनकर निशा और पायल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे पागल हो गई है क्या? अरे तुम्हें तो एक टाइम भर पेट खाना ही मिल जाए वही तुम्हारे लिए बहुत है। आई बड़ी स्कूल जाने वाली। तुम्हें पता है उस स्कूल की कितनी फीस है? कितना है? अरे रंगोली, इतनी कि तेरी माँ पूरे साल दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर भी नहीं कमा पाएगी। अब चल निकल यहाँ से, और अब से तुम्हारी हमसे कोई दोस्ती नहीं, समझी? तुम लोग देख लेना, मैं जरूर स्कूल जाऊंगी और तुम लोगों से बड़े स्कूल में जाऊंगी और बड़े होकर बहुत पैसा कमाऊंगी। देख लेना तुम दोनों। ज्यादा सपने मत देख, अपनी औकात से ज्यादा ही बढ़ रही है। रंगोली, ये सब तुम सिर्फ सपनों में ही सोच सकती हो, हकीकत में नहीं। अब चलो भागो यहाँ से। फिर रंगोली रोते रोते अपने घर आ जाती है। अरे रंगोली, क्या हुआ? आज तो बड़ी जल्दी खेल कर आ गई। रंगोली बिना कोई जवाब दिए अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। क्या हुआ रंगोली? किसी से तेरी लड़ाई हुई है क्या, या किसी ने तुझे कुछ कहा? लेकिन रंगोली फिर भी कोई जवाब नहीं देती। फिर शाम को जब सावित्री काम पर से वापस आती है तो वो रंगोली के लिए जलेबी लेकर आती है, लेकिन रंगोली बिल्कुल उदास बैठी रहती है। फिर उसकी माँ उसे प्यार से जलेबी देती है। रंगोली बेटा, ये देख, तो कब से जलेबी खाने की जिद कर रही थी ना। आज मैं तेरे लिए मालकिन से कुछ पैसे मांगकर जलेबी लाई हूँ। माँ मुझे जलेबी नहीं खानी। अरे अरे, क्या हुआ मेरी बेटी को? गौरी ने डांटा है क्या? क्या हुआ बेटा? माँ पता नहीं इसे क्या हुआ है। जब से शाम को बाहर से खेल कर आई है तब से इसका मुंह बना हुआ है। मुझे तो कोई जवाब ही नहीं दे रही। अब आप भी इससे पूछ कर देखो, शायद ये आपको कुछ बता दे। रंगोली बेटा, क्या हुआ? बता मुझे बेटा। माँ मुझे भी निशा और पायल की तरह स्कूल जाना है और बहुत बड़ा इंसान बनना है। मुझे भी पढ़ना है माँ। लो देख लिया ना माँ, और इसे बाहर खेलने भेजो। मैं पहले ही कहती थी ना, ये बाहर के बच्चों को देखकर घर आकर यही सब ओट पटांग जिद करेगी। अब पूरा करो, इसकी जिद कहाँ से पूरा करोगी? रंगोली बेटा, तुझे तो पता है ना हम कितनी मुश्किल से एक वक्त का खाने का पैसा जुटा पाते हैं। अब ऐसी हालत में हम तुम्हें पढ़ने कैसे भेज सकते हैं? वहाँ तो पढ़ने के बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं ना। ये तो बहुत गलत बात है ना माँ। शिक्षा सिर्फ अमीर के बच्चों के लिए ही नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने का हक सभी को बराबर होना चाहिए और जिसमें काबिलियत हो नौकरी उसी को मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमें शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो हमें नौकरी कहाँ से मिलेगी? फिर तो सारा जीवन हमारा ऐसी ही गरीबी में गुजरेगा। हाँ बेटी,
हम गरीबों की किस्मत पहले से ही लिख दी जाती है। हम गरीबों की किस्मत में गरीबी और भूखमरी के सिवा कुछ नहीं लिखा होता। अब ये सब छोड़ और चलकर खाना खाते हैं। फिर सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाने बैठते हैं। माँ, ये कैसा खाना है? सूखी रोटी? भला सूखी रोटी कौन खाता है माँ? माँ, इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। बैठे बैठे खाने को मिल रहा है ना, इसलिए घमंडी होती जा रही है। सुन रंगोली, अब तो कल से किसी के घर नहीं जाएगी, सिर्फ घर में ही रहेगी। और तू कल से मेरे साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने चलेगी, तभी तुझे पता चलेगा कि गरीबी में पैसे कैसे कमाते हैं। अब चुपचाप से रोटी खा ले, वरना ये भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो नहीं सही, मैं भी गरीबों की तरह ये सूखी रोटी नहीं खाऊंगी। उसके बाद रंगोली बिना खाए ही सो जाती है। फिर अगले दिन गौरी रंगोली के साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाती है और पूरे दिन जंगल से लकड़ियाँ चुनकर उसे बाजार में बेच देती है। देख लिया ना रंगोली, कितनी मेहनत से ये पैसे आते हैं। रंगोली, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि तुझे एक बहुत अच्छी जिंदगी मिले, लेकिन रंगोली, हम गरीब हैं। हम तेरे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज तुमने ये जो पैसे कमाए हैं, इससे मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा खाना जरूर बना सकती हूँ। हाँ दीदी, अब मुझे पता चला पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हम 2 वक्त का खाना खा पाते हैं। उसके बाद गौरी और रंगोली पैसे लेकर बाजार की तरफ जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। सुनो बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दो बेटा। तभी गौरी अपनी कमाई का सारा पैसा उस बुढ़िया को दे देती है। अरे दीदी, तुमने सारे पैसे उन बूढ़ी अम्मा को क्यों दे दिए? क्योंकि रंगोली, बूढ़ी अम्मा को पैसों की ज्यादा जरूरत थी। हम कल दोबारा जंगल से लकड़ियाँ लेकर फिर पैसे कमा लेंगे। अगले दिन रंगोली जब गौरी के साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाती है तो देखती है कि एक प्यारी सी चिड़िया जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ी होती है। दीदी, ये चिड़िया तो काफी ज्यादा जख्मी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद दोनों बहन मिलकर उस चिड़िया के घाव पर पट्टी करती हैं और जंगल से कुछ जड़ी बूटी तोड़कर उस चिड़िया के जख्मों पर लगाते हैं। और कुछ देर बाद जब उस चिड़िया को होश आता है तो उसे तभी अचानक से वो चिड़िया एक परी में बदल जाती है। ये देखकर दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं। घबराओ नहीं, मैं इस जंगल की जैस्मिन परी हूँ। एक चुड़ैल मेरा पीछा कर रही थी, उसी से बचने के लिए मैंने चिड़िया का रूप ले लिया था, लेकिन एक शिकारी ने मेरा ये हाल कर दिया। पर तुम दोनों की वजह से मेरी जान बच पाई है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जान बचाने के बदले तुम दोनों मुझसे कोई भी एक मनचाहा वरदान मांग सकती हो। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? परी जी, ये तो हमारा फर्ज था, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हम अपनी गरीबी में बहुत खुश हैं, लेकिन मेरी बहन गरीबी में नहीं जीना चाहती। वो पढ़ना चाहती है परी जी, और पढ़ लिख कर वो कुछ बड़ा करना चाहती है। लेकिन हमारे गांव के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ अमीरों के ही बच्चे पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारे गांव में एक ऐसा स्कूल हो जाए जहाँ गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और उस स्कूल से पढ़कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। गौरी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी चीज मांगी है। ये लो गौरी, ये एक जादुई छोटा सा स्कूल है और ये सिर्फ गरीबों का स्कूल नहीं बल्कि अमीरों के स्कूल से 100 गुना अच्छा परियों का सोने और चांदी का स्कूल है। इसका हर एक कमरा सोने और चांदी से बना हुआ है। तुम इस स्कूल को ले जाकर किसी खुले जमीन पर रख देना, फिर ये अपने आप बड़ा हो जाएगा और इस स्कूल में सभी गरीब के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। और इस स्कूल के बच्चों को खुद मैं पढ़ाने आऊंगी। मैं उन्हें अच्छी शिक्षा देकर उनको गरीबी से बाहर निकालूंगी। परी की बात सुनकर रंगोली खुशी से झूम उठती है। क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। परी से जादुई स्कूल मिलने के बाद दोनों बहनें परी का दिया हुआ छोटा सा सोने और चांदी का स्कूल लेकर अपने गांव वापस आती है और उस जादुई स्कूल को एक खुले मैदान में रख देती है। देखते ही देखते वो जादुई सोने चांदी का स्कूल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर गांव के सारे गरीब बच्चे उस स्कूल में पढ़ने आने लगते हैं। इतना ही नहीं, जैस्मीन परी पढ़ाने के साथ साथ गांव के गरीब बच्चों की आर्थिक मदद भी किया करती है। ये लो राधा, ये सोने के सिक्के हैं। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है ना,
ये उनके इलाज के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी मैम। ऐसे ही जैस्मिन परी पढ़ाने के साथ साथ हर किसी की मदद भी किया करती है। जब ये बात निशा और पायल को पता चलती है तो वो दोनों भी परी के सोने चांदी के स्कूल में आती हैं। अरे पायल, ये स्कूल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और यहाँ देखो जगह जगह सोना और चांदी है। हाँ यार, अगर ये इतना सारा सोना हमारे पास आ जाए फिर तो हम इस गांव के क्या देश के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। निशा और पायल ऐसी बातें कर ही रही थी कि तभी जैस्मिन परी वहाँ पर आ जाती है। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या बताऊँ परी जी, हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारे पास रहने के लिए भी घर नहीं है परी जी। हमें आप अपने सोने और चांदी के स्कूल से कुछ सोना दे दीजिए जिससे हम अपना गुजारा कर सके। हाँ परी जी, निशा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज हमारी मदद करिए। ठीक है बच्चों, ये लो, ये कुछ सोने के सिक्के हैं। निशा और पायल जैसी ही सोना लेकर अपने घर आती है तो देखती है कि जहाँ पर उसका घर था अब वहाँ पर कोई घर नहीं था और उसके माता पिता पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। ये देखकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर दोनों जल्दी से जैस्मिन परी के पास जाती है। हमें माफ कर दीजिए परी मैम, हम लालच में अंधे हो चुके थे। हमने आपसे झूठ कहा था, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हम समझ चुके हैं। आप सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही मदद करती हो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें प्लीज माफ कर दीजिए। उसके बाद जैस्मिन परी दोनों को माफ कर देती है और फिर गांव के सभी बच्चे परियों के उस सोने चांदी के स्कूल में हंसी खुशी से पढ़ने लगती हैं। एक बार की बात है, सुहाना नगर नामक गांव में एक गरीब अनाथ लड़की पायल रहा करती थी, जिसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन बेचारी 10 साल की उम्र में अनाथ हो गई थी। उसका स्कूल भी छूट जाता है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए वो एक दिन फैसला करती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेगी। और उस दिन से लेकर आज तक पायल तरह तरह के काम किया करती थी, जो काम भी उसे मिल जाया करता था, और पैसे जोड़कर वो अपने स्कूल की फीस जमा करती थी और अपनी पढ़ाई किया करती थी। पायल पायल पायल, कहाँ जा रही हो? श्वेता, तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं स्टाफ रूम में जा रही हूँ, लेकिन फिर भी पूछ रही है। जल्दी बता, क्या काम है? मुझे देर हो रही है। पायल पायल पायल, तू कितनी ज्यादा अच्छी है, कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। पायल यार, तू तो सुनिधि मैम को अच्छी तरह से जानती है ना, वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। यार मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, कर देना, तू तो जल्दी से कर देगी। अगर सुनिधि मैम को पता चल गया कि मैंने तेरा होमवर्क किया है तो जानती है ना वो मेरी कितनी ज्यादा पिटाई करेंगी। ना बाबा ना, मैं ये रिस्क नहीं लूंगी। यार इतना क्यों डरती है? उन्हें पता नहीं चलेगा। आज तक पता चला है नहीं ना, क्योंकि वो फोन पर लगी रहती हैं, गप्पे लड़ाती रहती हैं, आंख बंद करके तो नोटबुक चेक करती हैं। यार कुछ नहीं पता चलेगा, कर देना। पायल बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की थी। वो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी काम के लिए मना नहीं करती थी, इसीलिए वो श्वेता का होमवर्क कर देती है। कुछ समय बाद सभी स्टूडेंट अपनी क्लास में बैठ जाते हैं। तभी सुनिधि मैम आ जाती है। गुड मॉर्निंग सुनिधि मैम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। सभी बच्चों का होमवर्क कंप्लीट है? ओके, चलो सब अपनी नोटबुक यहाँ टेबल पर रख दो और अपनी इंग्लिश की बुक निकालो। और पायल, चलो खड़ी हो जाओ और सेकंड चैप्टर रीड करो। पता नहीं ये स्कूल में पढ़ाने के लिए क्यों आ जाती है। प्रिंसिपल मैम इन्हें निकाल क्यों नहीं देती। आता जाता कुछ नहीं है, बच्चों के ऊपर इतना अत्याचार भी करती है। जब हमें खुद से ही पढ़ना है तो फिर ये क्यों आती है पढ़ाने के लिए। पायल, अभी तक खड़ी नहीं हुई हो, क्या खुसर फुसर कर रही हो? आवाज नहीं आई? सेकंड चैप्टर रीड करो और उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करना। क्लास का कोई भी बच्चा सुनिधि मैम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। पायल क्लास की इंटेलिजेंट बच्ची थी, इसीलिए वो इंग्लिश में बहुत अच्छी थी। वो सेकंड चैप्टर रीड करती है और अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करती है। कुछ समय बाद सुनिधि मैम सभी बच्चों का होमवर्क चेक करती हैं। पायल की नोटबुक के बाद श्वेता की नोटबुक आ जाती है और इस समय वो फोन पर बात नहीं कर रही थी और वो दोनों की हैंडराइटिंग पहचान लेती है। वो पायल को अपने पास बुलाती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, तूने श्वेता का होमवर्क किया है? तू बच्चों को बिगाड़ रही है, उनका होमवर्क करके तू उनकी आदतें बिगाड़ रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो सजा देनी ही पड़ेगी। तू 1 हफ्ते तक बाहर ग्राउंड में खड़ी रहेगी
और कोई पढ़ाई वगैरह नहीं करेगी। और सभी बच्चे मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर दोबारा से मैंने देखा कि किसी स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट का होमवर्क किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आज तो सिर्फ ये पनिशमेंट मिली है, अगली बार बहुत ही ज्यादा खतरनाक पनिशमेंट मिलेगी। और श्वेता, तुम क्यों बैठी हो? खड़ी हो जाओ और पायल के साथ जाकर बाहर खड़ी हो जाओ, तुम दोनों की यही सजा है। बेचारी पायल, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसे इतनी बड़ी पनिशमेंट मिलती है। और श्वेता और पायल दोनों बाहर ग्राउंड में जाकर खड़ी हो जाती हैं और दोनों इसी तरह से 1 हफ्ते तक पूरी अपनी पनिशमेंट करती हैं। सभी बच्चे सुनिधि मैम से थर थर कांपा करते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस और बदतमीज थी और कोई उनकी शिकायत किसी से करता भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन श्वेता अपने साथ मिठाई लेकर आती है और वो सभी बच्चों को खिलाती है। श्वेता, सब ठीक तो है ना? अभी तेरी पनिशमेंट पूरी हुई और तू अभी मिठाई भी लेकर आ गई, क्या बात है? कहीं तेरी शादी वादी तो नहीं हो रही? मैं तुम सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ। सुनिधि मैम खड़ूस बदतमीज, वो हमारे स्कूल से जा चुकी है और अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। उनकी जगह एक बहुत ही ज्यादा अच्छी टीचर आई है। वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर है, वो आ जाएंगी। ये बात तुमसे किसने कही कि वो वापस नहीं आएंगी और हमारी नई क्लास टीचर आएंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो हमारे स्कूल को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। उन्हें हमारे जैसे सीधी और मासूम बच्चे कहाँ मिलेंगे? वो हमारे ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार करती है और पूरा टाइम गप्पे लड़ाने को उन्हें कहाँ मिलेगा, इसलिए वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये बात बिल्कुल सच है। मैंने कल प्रिंसिपल मैम को संगीता मैम से बात करते हुए सुना था। वो उन्हें बता रही थी कि अब सुनिधि मैम हमारे स्कूल में कभी पढ़ाने नहीं आएंगी और वो इस स्कूल को छोड़कर जा चुकी हैं। और आज हमारे स्कूल में नई टीचर आई है। मैं अभी प्रिंसिपल मैम के कैबिन से देख कर आ रही हूँ। कुछ समय बाद वो हमारी क्लास में आने ही वाली हैं। तभी तो मैं तुम सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ, खाओ और खुश हो जाओ। श्वेता की ये बात सुनकर सभी बच्चे खुशी से झूम उठते हैं कि उन्हें एक अत्याचारी टीचर से छुटकारा मिल गया। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कुछ समय बाद क्लास के अंदर नई क्लास टीचर आ जाती है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सिट डाउन। देखो बच्चों, जैसा कि तुम सभी को पता चल गया होगा कि तुम्हारी पुरानी क्लास टीचर जा चुकी है और अब वो वापस नहीं आएंगी। मैं तुम्हारी नई क्लास टीचर हूँ और मेरा नाम प्रियंका है। देखो प्यारे बच्चों, मैं स्टूडेंट्स को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही पढ़ाती हूँ, उन्हें अपने बच्चे ही मानती हूँ और जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, वैसे ही मैं अपने स्टूडेंट से भी प्यार करती हूँ। मेरी बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह से मैं माँ बनकर तुम सभी को पढ़ाऊंगी, वैसे ही मेरे बच्चे बनकर तुम्हें पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। शिक्षा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, ओके? चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। आरती, श्वेता, ये क्लास टीचर कितनी ज्यादा अच्छी है, कितना ज्यादा मीठा बोलती है। यार, ये तो बहुत अच्छी है। और देख तो कितना ज्यादा अच्छा पढ़ा रही है, कितना अच्छा समझा रही है। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं प्रियंका मैम से पढ़कर, और प्रियंका मैम बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ा रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सभी बच्चे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास होते हैं, क्योंकि प्रियंका मैम ने सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया था। तभी एक दिन प्रियंका मैम सभी बच्चों से कहती है, प्यारे बच्चों, तुम्हारा रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आया है। और पायल बेटा, खड़े हो जाओ। सभी बच्चे पायल के लिए क्लैपिंग करो, उसने पूरे स्कूल में टॉप किया है। सभी बच्चों को पायल जैसा मेहनती और पढ़ाकू होना चाहिए। वो कितनी ज्यादा मेहनत कर पाई जोड़कर स्कूल की फीस जमा करती है और अपनी पढ़ाई कर रही है, और देखो उसने टॉप भी किया है। पायल, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ, यह लो। प्रियंका मैम, ये पेन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। आप कितनी ज्यादा अच्छी हैं। प्रियंका मैम, मैं अच्छे नंबरों से पास सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुई हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। और देखिए, सभी क्लास के बच्चे भी कितने अच्छे नंबर से पास हुए हैं। हमारी पुरानी क्लास टीचर बहुत ही ज्यादा खड़ूस थी, पढ़ाती बिल्कुल भी नहीं थी। आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा चलो, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि तुम पार्टी कब दे रही हो? प्रियंका मैम, आप तो जानती हैं कि मैं गरीब हूँ, आपको पार्टी नहीं दे सकती। अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि तुम सभी स्टूडेंट्स मेरे बच्चों की तरह हो। मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए स्कूल के बच्चों को अपने बच्चे मान लेती हूँ। पायल, तुम्हारी तरफ से मैं पार्टी दे रही हूँ। तुम सभी बच्चे इस पते पर आ जाना। देखो, अपने पेरेंट्स को मत बताना कि तुम पार्टी करने जा रहे हो। पेरेंट्स को सवाल जवाब पूछने की आदत होती है ना, इसलिए। और वो तुम्हें इतनी दूर भेजेंगे भी नहीं।
मेरा घर बहुत दूर है और मैं चाहती हूँ कि पायल की पार्टी बहुत ग्रैंड होनी चाहिए। तुम सभी आओगे ना पार्टी में? हाँ हाँ, क्यों नहीं प्रियंका मैम, आप बुलाएंगे और हम नहीं आएंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम जरूर आएंगे और अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आप हमारी माँ जैसी हैं। जब आप हमारे साथ हैं तो हमें किस बात की चिंता। पायल बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसकी क्लास टीचर कितनी ज्यादा अच्छी है। वो एक गरीब अनाथ स्टूडेंट के लिए कितना सब कुछ कर रही है। सभी स्टूडेंट्स भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि वो कल पार्टी करने जाएंगे। अगले दिन सभी बच्चे अपने घर पर झूठ बोलकर प्रियंका मैम की बताई हुई जगह पर जा रहे थे। प्रियंका मैम बता रही थी बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, बहुत बड़ा केक होगा, सब कुछ होगा, बहुत मजा आएगा, हम तो बहुत एंजॉय करेंगे। पायल, प्रियंका मैम कितनी ज्यादा अच्छी है ना, टॉप तूने किया है और पार्टी वो दे रही है। ऐसी क्लास टीचर सभी को मिलनी चाहिए जैसी हमारी है। वो हमसे कितना प्यार करती हैं, कितने प्यार से बात करती हैं, कितना अच्छा पढ़ाती हैं, बिल्कुल माँ की तरह ट्रीट करती हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छी है हमारी नई क्लास टीचर। सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश होकर उस जगह पर जा रहे थे जहाँ पर प्रियंका मैम ने सभी स्टूडेंट्स को बुलाया था। लेकिन कुछ ही समय बाद सभी स्टूडेंट की खुशी गायब हो जाती है और वो जिस जगह पर खड़े थे वहाँ पर बहुत ही बड़ी गुफा थी और गुफा के चारों तरफ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। कंकाल ही कंकाल पड़े थे, जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। ये हम कहाँ पर आ गए? हमारे तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है। और ये आवाज कितनी ज्यादा खतरनाक है। और ये कंकाल किसके हैं? ये गुफा, पायल, प्रियंका मैम ने हमें यहीं पर बुलाया था क्या? वो यहाँ पर रहती हैं, लेकिन उन्होंने तो हमें यही पता बताया था। और ये आवाज कैसी है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गए? अरे नहीं, तुम गलत जगह पर नहीं आए हो, बिल्कुल सही जगह पर आए हो। हाँ, अगर तुमने पलट कर देखा तो तुम्हारी जान जा सकती है, इसलिए बिना मुड़े, बिना दाएं बाएं देखे हुए चुपचाप सीधे चलते हुए गुफा के अंदर आ जाओ, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आ जाओ प्यारे बच्चों, अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा इंतजार है। देखो, अपनी नई क्लास टीचर को इतना परेशान मत करो। आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये आवाज सुनकर तो सभी बच्चे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो थर थर कांप रहे थे कि वो कहाँ पर आ गए, और वो अंदर जाकर देखते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उनकी क्लास टीचर एक भूतिया क्लास टीचर के रूप में थी और वो जोर जोर से हंस रही थी और उसके चारों तरफ कंकाल ही कंकाल पड़े थे। और वो अपने साथियों से कहकर सभी स्टूडेंट्स को रस्सियों से बंधवा देती है और जोर जोर से हंसकर कहती है, तुम बच्चे भी कितने ज्यादा बेवकूफ होते हो। तुमसे प्यार से मीठे दो बोल क्या बोल लिए, तुम तो मेरे ही हो गए और मेरी बातों में आकर अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर मेरे चंगुल में फंस गए। मैं इसी तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाती हूँ, उनसे मीठी मीठी बातें करती हूँ, उन्हें अपने जाल में फंसाती हूँ और उन्हें यहाँ बुलाकर उनका खून पीती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। क्योंकि मैं पिशाचनी क्लास टीचर हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिशाचनी क्लास टीचर, इसका मतलब इतने समय से हम एक पिशाचनी टीचर से पढ़ रहे थे। देखो हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने एक टीचर के ऊपर आंख बंद कर इतना ज्यादा भरोसा किया। हमें तुम्हारी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए था, हमें इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। लेकिन हम क्या करते, हमने सोचा कि आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि इस अच्छाई के पीछे इतना खतरनाक प्लान है। इस मासूम चेहरे के पीछे एक भूतिया चुड़ैल है। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। तुझे तो मैं सबसे पहले मारूंगी, क्योंकि तेरा खून बहुत ही ज्यादा मीठा है। एक बार मैंने तेरा खून टेस्ट किया था, तेरा खून पीकर तो मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। तेरा खून बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और उसके बाद एक एक करके तुम सबको मार डालूंगी, तुम सबका खून पी जाऊंगी। पता नहीं हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जो हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। पहले हमें इतनी ज्यादा अत्याचारी टीचर सुनिधि पढ़ाती थी और उसके बाद ये पिशाचनी क्लास टीचर। पिशाचनी मैडम, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो,
हमारे माता पिता हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें जाने दो। बेचारे सभी स्टूडेंट्स पिशाचनी क्लास टीचर के सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि वो उन्हें जाने दे, छोड़ दे। लेकिन वो पिशाचनी क्लास टीचर जोर जोर से हंस रही थी और उसके सभी साथी भी हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें मासूम प्यारे बच्चों का खून पीने को मिलने वाला था। कुछ समय बाद पायल श्वेता से कहती है, हमें किसी भी तरह से इस पिशाचनी मैडम के चंगुल से निकलकर यहाँ से जाना होगा। हमें डरना नहीं है, हमें निडर होकर हिम्मत से काम लेना होगा। अगर आज हम मर गए, इस पिशाचनी मैडम के हाथों से बच नहीं पाए, तो ना जानिए कितने मासूम और बच्चों की बलि चढ़ाएगी और इसका सिलसिला पता नहीं कब तक चलता रहेगा। कितने मासूम बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। हमें आज इसके चंगुल से निकलकर जाना होगा और इसे सबक सिखाना होगा। लेकिन हम कैसे निकलेंगे इस पिशाचनी मैडम के चंगुल से? हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी बचपन में भूतों की कहानी सुनाया करती थी। भूतों को दो चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, आग और पानी से। अगर मैं एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तो मैं इसे अच्छी तरह से सबक सिखा सकती हूँ। श्वेता, क्या तुम मेरे हाथ खोल सकती हो? पायल श्वेता को बताती है कि वो उसके हाथ किस तरह से खोल सकती है। श्वेता बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोशिश करने के बाद उसकी कोशिश कामयाब हो जाती है। श्वेता पायल के हाथ खोल देती है और उसके बाद पायल चुपके से बाहर निकल जाती है और वो पत्थरों की मदद से गुफा के अंदर आग लगा देती है। बचाओ, बचाओ, कोई है यहाँ पर? बचाओ! आग किसने लगाई? किसने मेरे गुफा के अंदर आग लगाई? इस आग को बुझाओ, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। कोई है? कोई है? मुझे बचाओ।